Hello and welcome. I am Dr. Rohita Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this presentation, we will discuss mechanism of absorption of water. इस प्रस्तुतिकरण में मैं जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझाऊंगा. According to Kramer, there are two independent mechanisms of water absorption in plants. Kramer नामक वैज्ञानिक के अनुसार पादपों में जल अवशोषण की दो स्वतंत्र क्रियाविधियां हो सकती है. फर्स्ट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पहली क्रियाविधि जल का सक्रिय अवशोषण, एंड सेकंड पैसिव एब्जॉर्प्शन, जल का निष्क्रिय अवशोषण. So first we take active absorption of water, जल का सक्रिय अवशोषण. It can be called as absorption by the roots. इसे हम जल के द्वारा मूल के द्वारा जल का अवशोषण भी कह सकते हैं. The force responsible for water absorption is produced in roots, and root cells play an active role in the absorption of water. इस प्रकार के जल अवशोषण में यानी सक्रिय जल अवशोषण में जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी बल मूल में ही निर्मित होते हैं और मूल कोशिकाएं जल के अवशोषण में एक सक्रिय योगदान देती हैं. एंड मेटाबॉलिक एनर्जी इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. साथ ही इस प्रकार के जल अवशोषण में यानी सक्रिय जल अवशोषण में उपापचयी ऊर्जा भी काम में आती है जो श्वसन के द्वारा उत्पन्न होती है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन. सक्रिय अवशोषण फिर दो प्रकार का हो सकता है, एक परासरणी सक्रिय अवशोषण और दूसरा अपरासरणी सक्रिय जल अवशोषण. ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, परासरणी अवशोषण. So this is first theory to explain active absorption of water. यह जल अवशोषण को समझाने के लिए, सक्रिय जल अवशोषण को समझाने के लिए दिया गया प्रथम सिद्धांत है. In this, water is actively absorbed along an osmotic gradient. इसमें यानी परासरणी सिद्धांत के अनुसार जल का सक्रिय अवशोषण एक परासरणी प्रवणता के अनुरूप होता है. Gradient means when value of some factor changes gradually between 2 points in space. प्रवणता या ग्रेडियंट उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी कारक का मान किसी स्थान पर स्थित दो बिंदुओं के बीच में क्रमिक रूप से परिवर्तित होता है. यानी एक बिंदु पर इसका मान अधिकतम होता है, दूसरे बिंदु पर इसका मान न्यूनतम होता है, और दोनों बिंदुओं के बीच में यदि मान में क्रमिक परिवर्तन होता है तो इस स्थिति को एक प्रवणता कहा जाता है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड ग्रेडियंट व्हेन value of a factor is maximum at one point, minimum at some other point, and the value gradually changes, either increases or decreases between these 2 points, then this is called a gradient. So osmotic gradient means value of osmotic pressure gradually changes between 2 points. परासरणी प्रवणता से तात्पर्य होता है जब परासरण दाब का मान दो बिंदुओं के बीच में क्रमिक रूप से परिवर्तित होता है. एक बिंदु पर मान अधिक होता है, दूसरे बिंदु पर मान कम होता है. एंड वाटर मूव्स अलोंग दिस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. और जल का जो प्रवाह होता है वह इस परासरणी प्रवणता के अनुरूप होता है. अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और अलोंग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मीन्स, एज वी ऑलरेडी नो, दैट वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ और ए सॉल्यूशन ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर टुवर्ड्स ए सॉल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर. जैसा कि हम जानते हैं कि जल एक कम परासरण दाब वाले क्षेत्र से
या विलयन से अधिक परासरण दाब वाले क्षेत्र या विलयन की ओर गमन करता है। तो जब जल का गमन या प्रवाह इस प्रकार से होता है कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब वाले विलयन की ओर, तो इसे हम कहते हैं अलोंग एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, एक परासरणी प्रवणता के अनुरूप जल का प्रवाह हो रहा है। So in this osmotic absorption, water is absorbed by process of osmosis along an osmotic gradient। इस क्रिया विधि में जल का अवशोषण परासरण की क्रिया के द्वारा परासरण प्रवणता के अनुरूप कम परासरण दाब वाले विलयन से अधिक परासरण दाब वाले विलयन या कोशिका की ओर होता है। In this, water is absorbed due to osmotic difference between soil solution and root cells। तो यहाँ पर जो दो बिंदु हैं वह है मृदा विलयन और मूल की कोशिकाएं। और मृदा विलयन और मूल की कोशिकाओं के बीच में परासरण दाब के मान में अंतर के कारण जल का अवशोषण होता है। So because it is taking place along a concentration gradient, चूंकि यह परासरण दाब प्रवणता के अनुरूप हो रहा है, तो हम आसानी से यह समझ सकते हैं या मान सकते हैं कि सॉइल सॉल्यूशन मृदा विलयन में जो परासरण दाब का मान होगा वह तुलनात्मक रूप से कम होगा, मूल कोशिकाओं में परासरण दाब का मान जो होगा वह तुलनात्मक रूप से अधिक होगा। फलस्वरूप मृदा विलयन से जल मूल कोशिकाओं की ओर प्रवाहित होता है या मूल कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित किया जाता है। The water is first imbibed by the hydrophilic cell walls of root hairs। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले जल का अंतःचोषण मूल रोम की जलरागी कोशिका भित्तियों के द्वारा किया जाता है। जैसा पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि मूल रोम की कोशिका भित्ति में बाह्य परत प्रैक्टिक पदार्थों की बनी होती है जो कि जलरागी होते हैं, और इस कारण से मृदा विलयन में जो जल उपस्थित होता है वह इन जलरागी प्रैक्टिक पदार्थों के द्वारा अंतःचोषित किया जाता है या इम्बाइब किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप ऑफ रूट हेयर्स इज यूजुअली हायर देन ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉइल वाटर। मूल रोम में जो कोशिका रस या सेल सैप होता है उसका परासरण दाब सामान्यतः अधिक होता है मृदा विलयन या सॉइल वाटर के परासरण दाब की तुलना में। मृदा विलयन में परासरण दाब का मान सामान्यतः एक वायुमंडलीय दाब से कम होता है। इन सॉइल वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर इज जनरली लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, whereas in cell sap of root hairs or root cells value of osmotic pressure is about 2 to 8 atmospheric pressure। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मृदा विलयन में परासरण दाब का मान कम है, एक वायुमंडलीय दाब से भी नीचे, जबकि मूल कोशिकाओं में या मूल रोम कोशिकाओं में परासरण दाब का मान 2 से 8 वायुमंडलीय दाब तक हो सकता है। Therefore, the diffusion pressure deficit in the cell sap of root hairs is higher than water from the soil solution। तो यह भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि परासरण दाब जितना अधिक होता है उतना ही किसी विलयन या कोशिका की विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मान भी अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि रूट हेयर्स में डीपीडी का मान अधिक होगा और मृदा विलयन में डीपीडी का मान कम होता है। और डीपीडी के संदर्भ में भी जल का प्रवाह जो होता है वह कम डीपीडी वाले विलयन से या कोशिका से अधिक डीपीडी वाले विलयन या कोशिका की ओर होता है। So therefore, because of this difference in DPD, which is higher in root hair cells and lower in soil water or soil solution, water will osmotically enter into the root hairs or cell sap of the root hairs through plasma membrane by osmosis। तो इस प्रकार से मृदा विलयन में परासरण दाब कम होने के कारण मृदा विलयन से जल अधिक परासरण दाब वाले क्षेत्र की ओर यानी मूल रोम कोशिकाओं के कोशिका रस की ओर प्रवाहित होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से होते हुए परासरण की क्रिया के द्वारा। As a result, the turgor pressure in root hair cells increases, thereby decreasing their DPD। तो जब जल मूल रोम कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो मूल रोम कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का आयतन में वृद्धि होती है, जिससे स्फीत दाब का मान बढ़ता है, टर्गर प्रेशर का मान बढ़ता है, और टर्गर प्रेशर का मान बढ़ने से डीपीडी का मान तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। यह भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जहां डीपीडी के मान को बढ़ाता है, वहीं टर्गर प्रेशर में यदि वृद्धि होती है तो वह डीपीडी के मान को कम करता है। तो जैसे जैसे जल मूल रोम कोशिकाओं में आएगा वैसे वैसे टर्गर प्रेशर स्फीत दाब का मान बढ़ेगा, और स्फीत दाब का मान बढ़ने से डीपीडी
डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या विसरण दाब न्यूनता का मान कम होता चला जाएगा। So because of this, OP and DPD of cortical cells adjacent to root hairs become higher compared to root hair cells. तो इस कारण से मूल रोम कोशिकाओं के भीतर की ओर जो वल्कुट कोशिकाएं स्थित होती हैं, उनके OP और DPD का मान अधिक हो जाता है मूल रोम कोशिकाओं के OP और DPD की तुलना में, क्योंकि मूल रोम कोशिकाओं में मृदा विलयन से जल का प्रवेश हुआ है, तो यहां पर टर्गर प्रेशर बढ़ने से DPD का मान कम हो जाता है, जबकि इसके भीतर की ओर जो वल्कुट कोशिकाएं कॉर्टिकल सेल्स स्थित होती है, उनमें OP और DPD का मान अब भी अधिक होता है। एंड एज अ रिजल्ट वाटर एंटर्स इनटू द एडजेसेंट कॉर्टिकल सेल्स फ्रॉम रूट हेयर सेल्स बाय ऑस्मोसिस, और इस कारण से अब जल मूल रोम कोशिकाओं से परासरण की क्रिया के द्वारा भीतर की ओर स्थित वल्कुट कोशिकाओं की ओर प्रवाहित होता है, एंटर होता है। In this way, water moves osmotically from cell to cell along an osmotic gradient up to the innermost cortical cells, endodermis, basal cells and pericycle. तो इस प्रकार से जल परासरण की क्रिया के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता हुआ एक परासरण प्रवणता के अनुरूप भीतरी वल्कुट कोशिकाओं तक, फिर अंतस्त्वचा कोशिकाओं तक, उसके पश्चात मार्ग कोशिकाओं तक और उसके पश्चात परिरंभ की कोशिकाओं तक पहुंचता है या वहां प्रवेश करता है। सो एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज फ्रॉम सॉइल वाटर एंटर्स इनटू रूट हेयर्स और एपिडर्मल सेल्स। सर्वप्रथम मृदा विलयन मूल रोम कोशिकाओं में प्रवेश करता है या मूल रोम युक्त अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रवेश करता है। When water enters into एपिडर्मल सेल्स, their turgor pressure increases. जब जल अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो इनके स्फीत दाब में वृद्धि होती है। As a result, their DPD decreases, जिसके फलस्वरूप इनकी विसरण दाब न्यूनता कम हो जाती है compared to DPD of outer cortical cells, बाह्य वल्कुट कोशिकाओं की तुलना में। Meaning is, because of development of turgor pressure in epidermal cells, their DPD decreases in comparison to DPD of outer cortical cells. जल के प्रवेश के कारण अधिचर्मी कोशिकाओं के विसरण दाब न्यूनता के मान में कमी आती है, क्योंकि उनका स्फीत दाब बढ़ जाता है। तो स्फीत दाब बढ़ने से DPD का मान कम हो जाता है इनके भीतर स्थित बाह्य वल्कुट कोशिकाओं की तुलना में। So when DPD of epidermal cells is low and DPD of cortical cells is high, water will enter from epidermal cells into the outer cortical cells. तो जब भीतरी वल्कुट कोशिकाओं का DPD अधिक होता है और इन अधिचर्मी कोशिकाओं का DPD कम होता है, तो जल अधिचर्मी कोशिकाओं से बाह्य वल्कुट कोशिकाओं में प्रवेश करता है। Now when water enters into these outer cortical cells, their turgor pressure will also increases, causing decrease in their DPD. जब इन बाह्य वल्कुट कोशिकाओं में जल प्रवेश करेगा तो इनके स्फीत दाब के मान में वृद्धि होगी, जिससे इनकी विसरण दाब न्यूनता का मान कम हो जाएगा। So in this way, now that DPD of outer cortical cells decreases compared to DPD of the cortical cells situated inside. तो इस प्रकार से इन बाह्य वल्कुट कोशिकाओं का DPD कम हो जाता है इनके भीतर स्थित वल्कुट कोशिकाओं की तुलना में। फलस्वरूप जल अब बाह्य वल्कुट कोशिकाओं से इनके भीतर स्थित वल्कुट कोशिकाओं में प्रवेश करता है। As a result, water will move from outer cortical cells to cortical cells situated inside these cells. So in this way, water moves from one cell to another along an osmotic gradient. तो इस प्रकार से जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परासरणी प्रवणता के अनुरूप प्रवेश करता है या गति होता है। जिस भी कोशिका में जल प्रवेश करता है उनका DPD कम हो जाता है टर्गर प्रेशर बढ़ने के कारण उसके भीतर स्थित कोशिकाओं की तुलना में, और जिसके फलस्वरूप जल भीतर की ओर की कोशिकाओं को प्रवाहित होता है। In every cell when water enters, then the turgor pressure increases, which decreases DPD compared to cells situated inside them, and as a result water moves from these cells to cells which are situated inside these cells.
Osmotic entry of water into endodermis takes place through special thin walled passage cells because the other endodermal cells have Casparian strips on their walls which are impervious to water. तो इस प्रकार से जल अंतःत्वचा की कोशिकाओं तक तो एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट किसी के द्वारा भी पहुंच सकता है, जैसे हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं, लेकिन एंडोडर्मिस में चूंकि कोशिका भित्तियों में कैस्पेरियन पट्टिकाएं उपस्थित होती है, तो एंडोडर्मिस तक पहुंचने के पश्चात अब जल एंडोडर्मिस में ही स्थित उन कोशिकाओं में प्रवेश करता है जिनमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं अनुपस्थित होती है, जिनको पैसेज सेल्स कहा जाता है या मार्ग कोशिकाएं कहा जाता है. तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ Casparian strips in endodermal cells, the water from all endodermal cells enter into those cells of endodermis in which Casparian strips are absent. These cells are called as passage cells. And so water moves in this way from cortical cells to endodermis. From endodermis it enters into passage cells of endodermis, from where it enters into pericycle cells, and from pericycle cells it enters into xylem vessels or protoxylem vessels. तो इस प्रकार से जल वल्कुट कोशिकाओं से अंतःत्वचा कोशिकाओं में, फिर पैसेज सेल्स या मार्ग कोशिकाओं में, वहां से परिरंभ की कोशिकाओं में और अंत में जाइलम की वाहिकाओं में प्रवेश करता है. लास्टली वाटर इज ड्रॉन इनटू जाइलम फ्रॉम टर्जिड पेरिसाइकल सेल्स. अंत में जल स्फीत परिरंभ कोशिकाओं से जाइलम कोशिकाओं में प्रवेश करता है. Roots have radial vascular bundles and protoxylem elements are positioned in contact with pericycle. मूल में जो संवहन पूल होते हैं वह अरीय प्रकार के होते हैं और प्रोटोजाइलम तत्व परिरंभ के ठीक भीतर की ओर परिरंभ कोशिकाओं के संपर्क में स्थित होते हैं. तो रेडियल वैस्कुलर बंडल्स मीन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई. दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम. दोनों अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं. और वैस्कुलर बंडल बाह्य आदिदारुक या एक्सार्क होते हैं. वैस्कुलर बंडल्स आर एक्सार्क, दैट इज प्रोटोजाइलम इज सिचुएटेड टुवर्ड्स आउटसाइड एंड मेटाजाइलम इज सिचुएटेड टुवर्ड्स इनसाइड. बाह्य आदिदारुक संवहन पूल में प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम भीतर की ओर स्थित होता है. और प्रोटोजाइलम कोशिकाएं परिरंभ कोशिकाओं के ठीक भीतर की ओर उनके संपर्क में स्थित होती है. अतः आसानी से जल परिरंभ कोशिकाओं से पहले प्रोटोजाइलम कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और फिर मेटाजाइलम वाहिकाओं में प्रवेश कर जाता है. As protoxylem elements are situated in contact with pericycle cells, water easily enters from pericycle cells to protoxylem cells and then into metaxylem cells or vessels. Because of absence of TP in xylem vessels, the DPD of xylem vessels remain higher than DPD of the pericycle cells. xylem वाहिकाओं में टीपी यानी स्फीत दाब की अनुपस्थिति के कारण जाइलम वाहिकाओं की विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मान परिरंभ कोशिकाओं की तुलना में अधिक रहता है. तो जैसा हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, स्फीत दाब का मान विसरण दाब न्यूनता के मान के प्रतिलोमानुपाती होता है. वैल्यू ऑफ टर्गर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. तो जब टीपी बढ़ता है तो डीपीडी कम होता है और जब टीपी कम होता है तो डीपीडी बढ़ता है. तो यहां पर चूंकि टीपी नहीं पाया जाता, टीपी का मान 0 होता है, अर्थात डीपीडी का मान तुलनात्मक रूप से अधिक होगा क्योंकि टीपी का मान कम है या 0 है. तो इस प्रकार से इस कारण से परिरंभ कोशिकाओं की तुलना में डीपीडी का मान तुलनात्मक रूप से कम होता है और जाइलम वाहिकाओं में डीपीडी का मान तुलनात्मक रूप से अधिक होता है. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दैट इज बिकॉज ऑफ zero turgor pressure in xylem vessels, the DPD of xylem vessels is higher than DPD of the pericycle cells. The TP in xylem vessels is 0 or turgor pressure is not found in xylem vessels because xylem vessels are dead cells without protoplasm and they have non-elastic cell walls. जाइलम वाहिकाओं में स्फीत दाब 0 होने का कारण यह है कि यह कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है जिनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता और इनकी कोशिका भित्तियां अप्रत्यास्थ होती है, नॉन इलास्टिक होती हैं. एंड एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, द टर्गर प्रेशर डेवलप्स ओनली व्हेन सेल वॉल्स आर इलास्टिक एंड ओनली इन लिविंग सेल्स. यह हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि स्फीत दाब केवल तभी निर्मित हो सकता है जब कोशिका भित्तियां प्रत्यास्थ प्रकार की हो और कोशिकाएं सजीव हो. सो नाउ, because pericycle cells have low DPD, xylem vessels have high DPD, water enters from pericycle cells into xylem vessels
तो परिरंभ कोशिकाओं के डीपीडी का मान कम होने के कारण जाइलम वाहिकाओं के डीपीडी का मान अधिक होने के कारण जल परिरंभ कोशिकाओं से जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश करता है। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलपिंग इन जाइलम ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर कैन रेज द वाटर टू ए सर्टेन हाइट इन द जाइलम। तो इस प्रकार से जब जल निरंतर जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश करेगा तो जाइलम वाहिकाओं में एक जल स्थैतिक दाब का निर्माण होता है और इस जल स्थैतिक दाब या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण जाइलम वाहिकाओं में या जाइलम में जल कुछ दूरी तक ऊंचाई पर चढ़ सकता है या ऊंचाई में चढ़ सकता है। वाटर कैन राइज टू ए सर्टेन हाइट इन द जाइलम। जल जाइलम में कुछ दूरी तक ऊंचाई की ओर गति कर सकता है या ऊंचा चढ़ सकता है। दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज टर्म्ड एज रूट प्रेशर। यह जो जल स्थैतिक दाब निर्मित होता है इसी को मूल दाब कहते हैं। सो रूट प्रेशर डेवलप्स व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली बाय ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मूल दाब का निर्माण तब होता है जब जल सक्रिय रूप से मूल के द्वारा अवशोषित होता है। जब जल सक्रिय रूप से मूल के द्वारा अवशोषित होता है तो एक जल स्थैतिक दाब जाइलम वाहिकाओं में निर्मित हो जाता है। इसी को रूट प्रेशर या मूल दाब कहा जाता है। तो रूट प्रेशर इज रिजल्ट ऑफ एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। मूल दाब सक्रिय जल अवशोषण के फलस्वरूप निर्मित होता है। It is believed that in this mechanism, metabolic energy is used indirectly to this process to maintain a continuously higher solute concentration towards the root interior to facilitate continuous osmotic movement of water towards root xylem. तो ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया में यानी परासरणी सिद्धांत के अनुसार जो उपापचयी ऊर्जा का प्रयोग होता है, क्योंकि इसको भी हम सक्रिय अवशोषण कह रहे हैं, सक्रिय अवशोषण में हमेशा उपापचयी ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो इस क्रियाविधि में उपापचयी ऊर्जा का प्रयोग कहाँ हो रहा है? तो ऐसा माना जाता है कि इस क्रिया में उपापचयी ऊर्जा का प्रयोग एक अधिक विलेय सांद्रता बनाए रखने के लिए होता है टुवर्ड्स द रूट इंटीरियर, मूल के भीतर की कोशिकाओं की ओर, जिससे कि जल की गति बाहर से यानी मृदा विलयन से निरंतर भीतर की कोशिकाओं की ओर होती रहे। जैसा कि हम पूर्व में देख चुके हैं या समझ चुके हैं कि जल का प्रवाह इस क्रियाविधि के अनुसार कम परासरण दाब वाले क्षेत्र से अधिक परासरण दाब वाले क्षेत्र की होगा। यानी सबसे बाहर की ओर परासरण दाब का मान या डीपीडी का मान न्यूनतम होगा और जैसे जैसे हम भीतर की ओर जाएंगे वैसे वैसे डीपीडी का मान बढ़ता जाएगा और परासरण दाब का मान बढ़ता जाएगा। तो इस परासरण दाब के मान को बढ़ाए रखने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, परासरण दाब विलेय सांद्रता के समानुपाती होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे हम भीतर की ओर कोशिकाओं में जाएंगे वैसे वैसे उनके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन तुलनात्मक रूप से अधिक होनी चाहिए, जिस कारण से उनके ओपी का मान और फलस्वरूप डीपीडी का मान अधिक होगा। एज वी मूव टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ द रूट सेल्स, देन वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी हाई एंड दिस हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय ए हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो अधिक परासरण दाब तभी संभव है जब विलेय की सांद्रता अधिक होगी and therefore it is believed that metabolic energy is used to maintain this higher solute concentration towards the inner cells of the root or towards the root interior। तो ऐसा माना जाता है कि इस क्रियाविधि में मूल के भीतर की ओर की जो कोशिकाएं होती है उनमें जो विलेय सांद्रता का मान अधिक रखा जाता है वह उपापचयी ऊर्जा के प्रयोग के द्वारा रखा जाता है और जिसके फलस्वरूप जल निरंतर। So second theory of active absorption is non-osmotic absorption, जल अवशोषण का अपरासरणी सिद्धांत। In this water is absorbed against the osmotic gradient। इस क्रियाविधि में जल का अवशोषण एक परासरण प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है। तो पूर्व में यानी परासरणी सिद्धांत में हमने पढ़ा था जल परासरण दाब प्रवणता के अनुरूप यानी कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब वाले क्षेत्र की ओर जाता है, लेकिन इस क्रियाविधि में जल की गति परासरण दाब प्रवणता के विपरीत होती है, यानी जल अधिक परासरण दाब वाले क्षेत्र से कम परासरण दाब वाले क्षेत्र की ओर या विलयन की ओर भी गमन कर सकता है। वाटर कैन मूव और एब्जॉर्ब, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अगेंस्ट ए ऑस्मोटिक ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया टुवर्ड्स लो ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय थिमन एंड क्रैमर। यह सिद्धांत थिमन और क्रैमर नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। It has been observed that absorption of water takes place even when the osmotic pressure of soil water is higher than osmotic pressure of the cell set। ऐसा
प्रेक्षित किया गया कि जल का अवशोषण तब भी किया जा सकता है जब मृदा विलयन का जो परासरण दाब होता है वह मूल रोम कोशिकाओं के कोशिका रस की तुलना में अधिक होता है। That is, the osmotic pressure of soil solution is high and osmotic pressure of cell sap is low. मृदा विलयन का परासरण दाब अधिक है और कोशिकाओं का परासरण दाब कम है। तो ऐसे स्थिति में परासरण की क्रिया के द्वारा जल मृदा विलयन से कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। So this type of absorption against the osmotic gradient, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में भी जल का अवशोषण होता है, but water is absorbed under this condition also, that is from a solution of high osmotic pressure, water enters into a solution of low osmotic pressure, that is in the cell sap. So this type of absorption which takes place against the osmotic gradient requires direct utilization of metabolic energy which is produced in respiration. तो इस प्रकार के जल अवशोषण में जो कि परासरण दाब प्रवणता के विपरीत होता है, अधिक परासरण दाब वाले विलयन से कम परासरण दाब वाले विलयन की ओर जल प्रवाहित होता है, तो इसके लिए उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह उपापचयी ऊर्जा श्वसन की क्रिया में उत्पन्न होती है। इसकी तुलना हम एक इलेक्ट्रिक मोटर से कर सकते हैं जिसके द्वारा जल को पंप किया जाता है। तो दिस कैन बी कंपेयर्ड टू पंपिंग ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिक मोटर। तो जल को एक मोटर की सहायता से हम अधिक जल विभव वाले क्षेत्र से कम जल विभव वाले क्षेत्र की ओर धकेल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी को काम में लेते हुए। तो उसी प्रकार से मेटाबॉलिक एनर्जी को काम में लेते हुए जल का प्रवाह या जल का अवशोषण उन कोशिकाओं के द्वारा भी किया जा सकता है जिनमें परासरण दाब का मान तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो चूंकि यह क्रिया परासरण के द्वारा नहीं होती, एज दिस प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, therefore this is called non osmotic absorption। इस कारण से इसको अपरासरणी क्रियाविधि कहा जाता है। The mechanism of non osmotic absorption is not completely known। यद्यपि यह किस प्रकार से होता है इसकी क्रियाविधि अभी तक पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। So now we will discuss some evidences in support of active absorption of water। सक्रिय जल अवशोषण के समर्थन में जो प्रमाण है उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, the respiratory inhibitors और metabolic poisons decrease water absorption। ऐसे पदार्थ जो श्वसन की क्रिया को मंद कर देते हैं उनको श्वसन संदमक कहा जाता है या रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स कहा जाता है या मेटाबॉलिक पॉइजन्स कहा जाता है, उपापचयी विष कहा जाता है। दो सब्सटेंसेस विच डिक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन आर नोन एज रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स और मेटाबॉलिक पॉइजन्स। और ऐसा देखा गया है कि इन पदार्थों की उपस्थिति में जल अवशोषण कम हो जाता है। So it has been observed that in presence of these substances, water absorption decreases। Examples of these substances are potassium cyanide और sodium azide। तो चूंकि यह पदार्थ श्वसन को कम कर देते हैं जिससे उपापचयी ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होती है और चूंकि सक्रिय अवशोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो श्वसन यदि कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिक एनर्जी का निर्माण भी कम होगा, उसके फलस्वरूप जल अवशोषण की क्रिया भी कम हो जाती है। सेकेंड, द रूट्स ऑफ प्लांट्स बिल्ट इन नॉन एरेटेड सॉइल्स। ऐसी मृदा जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, वातन कम होता है, उसमें मूल पादपों की मूल आसानी से मुरझा जाती है या शीघ्र मुरझा जाती है। उदाहरण के लिए जलाक्रांत मृदाएं, फॉर एग्जाम्पल इन वाटरलॉग्ड सॉइल्स। तो चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम है और ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक होती है, तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वसन कम होता है। श्वसन कम होगा तो उपापचयी ऊर्जा का निर्माण भी कम होगा और जब उपापचयी ऊर्जा का निर्माण कम होगा तो जल अवशोषण की दर भी कम हो जाएगी। एज ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन rate of respiration will decrease, thereby decreasing production of metabolic energy, and decrease in production of metabolic energy will also decrease rate of water absorption। Next evidence is auxins which increase metabolic activities of cells also increase rate of water absorption। auxins जो कि एक प्रकार के वृद्धि हार्मोन है, वह कोशिका की उपापचयी सक्रियता को बढ़ाते हैं। Obviously, when metabolic activity of cell increases, then metabolic energy is available in
मोर क्वांटिटी, तो ऐसे स्थिति के अंदर जब उपापचयी सक्रियता अधिक होगी तो उपापचयी ऊर्जा भी अधिक मात्रा में उपलब्ध होगी, फलस्वरूप जल अवशोषण की क्रिया भी बढ़ जानी चाहिए। एज ए रिजल्ट रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन शुड इंक्रीज एंड दिस हैपन्स व्हेन प्लांट्स और प्लांट रूट्स आर ट्रीटेड विद ऑक्सीजन। और वस्तुतः ऐसा ही होता है जब पादप मूल को या पादप को ऑक्सीजन के द्वारा उपचारित किया जाता है, तो श्वसन की दर में वृद्धि होती है, उपापचय ऊर्जा का निर्माण अधिक होता है और जल अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है। A diurnal rhythm between water absorption and root pressure has been observed in plants. इसी प्रकार से जल अवशोषण और मूल दाब में एक दैनिक आवर्तन भी देखा गया है। तो दैनिक आवर्तन यानी जल अवशोषण की क्रिया कुछ समय कम और किसी अन्य समय अधिक होती है। इसी प्रकार से मूल दाब भी किसी समय पादप में पाया जाता है और किसी अन्य समय नहीं पाया जाता। तो हम ये कह सकते हैं जब सक्रिय जल अवशोषण हो रहा होता है तो मूल दाब भी विकसित होता है, जब सक्रिय अवशोषण नहीं हो रहा होता है तो मूल दाब भी नहीं पाया जाता। तो when water absorption is taking place, root pressure will also develop. When water absorption is not taking place or taking place at a slow pace, then root pressure will also not develop. And last evidence is water absorption occur only in living roots. जल अवशोषण केवल सजीव मूलों के द्वारा ही किया जाता है। तो when roots are living, they can respire, they can produce metabolic energy, and as a result they can absorb water. जब मूल सजीव होगी तो वह श्वसन कर सकती है, जिससे उपापचयी ऊर्जा का निर्माण हो सकता है और उससे जल का अवशोषण हो सकता है। लेकिन if roots are dead, then they cannot respire and produce metabolic energy, and therefore water also cannot be absorbed. यदि मूल मृत होगी तो वह श्वसन नहीं कर सकती, जिससे उपापचयी ऊर्जा नहीं निर्मित होगी और उसके फलस्वरूप जल अवशोषण भी नहीं होगा। So this is all about active absorption of water. In next presentation, I will explain passive absorption of water. अगले प्रस्तुतिकरण में मैं जल के निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि को समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।